Today we'll discuss the 100 marks CSS essay. पहले हम देखते हैं कि जिस्ट ऑफ एग्जामिनर्स रिपोर्ट जो 2021 में एग्जामिनर्स ने एक रिपोर्ट सबमिट की थी, ऐसे के एग्जामिनर्स ने क्या कहा था, जो उसका जिस्ट है वो हम वहाँ की जो FPSC की वेबसाइट से वो PDF में है, तो उसमें से जो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट्स हैं वो मैंने एक्सट्रैक्ट किए हैं। उन्होंने लिखा है कि a significant majority of candidates presented a cramped writer, मतलब उन्होंने याद किया हुआ था, और या तो ऐसे की बहुत सारी किताबें मिल जाती हैं, यू मेमोराइज देम द एसेस फ्रॉम दोज बुक्स एंड देन रिप्रोड्यूस देम व्हिच दे नेवर इनकरेज। जहन में ये बात भी रखनी चाहिए कि जो एग्जामिनर्स होते हैं उन्होंने वो एसेस पढ़े हुए होते हैं जो मार्केट में किताबों में अवेलेबल होते हैं या कहीं पे वो दिए हुए होते हैं। सैम्पल एसेस लोगों ने इंटरनेट से कॉपी किए होते हैं, फ्रॉम बुक्स किए होते हैं, अखबारों से किए होते हैं, मैगजीन से, तो वो उनको इनकरेज नहीं करते क्योंकि वो कैंडिडेट की एबिलिटी देखना चाहते हैं, ना कि उसकी एबिलिटी टू रिप्रोड्यूस थिंग्स विच ऑलरेडी एग्जिस्ट। तो उन्होंने ये लिखा है, विदाउट रियलाइजिंग डेलिकेसी, ट्विस्ट एंड एम्फेसिस इन द गिवन टॉपिक, वो उस टॉपिक को अंडरस्टैंड करने की सलाहियत थोड़ी सी उनमें कम होती है। दे फेल टू रीच 1200 to 1300 वर्ड्स। असल में जो वर्ड लिमिट उन्होंने रिक्वायर की हुई होती है, तो वी शुड ट्राई टू स्टिक टू दैट वर्ड लिमिट, रिफ्लेक्टिंग शैलो, लिमिटेड एंड स्कैंटी रेंज ऑफ नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग। आपने प्रेजेंट करना होता है कि मेरे पास इस मजमून पे जिसमें मैं ऐसे लिख रहा हूँ काफ़ी या कॉम्प्रिहेंसिव, मतलब उसूलन तो ये होना चाहिए कि इफ़ वन embarks on writing an essay on something, so he or she should know everything about that particular topic so that he or she adds to the knowledge of the reader. ये हर ऐसे हम जब लिखते हैं तो we do not write for exams. Reproduced their patterns of mechanical learning filled with ready-made material, और जो उसका स्टॉक था, presented similar material, quotes and examples reflect consulting easily available sources. बाद अगर उनको अगर एक एग्जामिनर है फॉर इंस्टेंस, तो उसने वो किताब नहीं पढ़ी जिससे आपने कॉपी किया है, वो इंटरनेट नहीं साइट देखी जहाँ से आपने कॉपी किया है, याद किया है उधर से रट्टा लगा के, लेकिन ये तो होता है ना कि मैंने भी उसी वेबसाइट से या मैंने भी उसी आर्टिकल को रिप्रोड्यूस किया है जो मेरे साथ वाले बैठे हुए ने किया है, या जो पेशावर में बैठा हुआ है या जो लाहौर में बैठा हुआ है उसने भी उसी तरह का लिखा है। तो वो सिमिलर आइडियाज़ जब उनके सामने आते हैं, वो कोटेशंस भी वही आती हैं, तो उनको पता चल जाता है कि ये इस कैंडिडेट का अपना काम नहीं है। फिर उन्होंने मेड ग्रामेटिकल एरर्स, मिस्टेक्स रिलेटिंग टू सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। ये मैंने देखा है कि उनके दूसरे भी जो कमेंट्स हैं उसमें भी सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एरर्स को उन्होंने बहुत ज़्यादा हाईलाइट किया, और ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इस पर हमारे लेक्चर मौजूद हैं। वर्ब टेंस एंड कंजुगेशन ऑफ वर्ब, उन्होंने लिखा है ये उसी में कि इज अ ग्रेट डिबेट, एन essay is a great debate, an open discussion or elaboration of statement where a candidate with the help of deep and diverse knowledge tries to justify or to negate or explain the point of discussion in a logical manner. इससे हम इनके इस एडवाइस से हमें ये तासुर भी मिल सकता है कि ये majority of the essays that they ask us to write वो आर्गुमेंटेटिव होते हैं, परसुएसिव होते हैं, दे हैव टू बी लॉजिकल। तो वो हम बाद में डिस्कस करेंगे। उनके ख्याल में ये है कि गुड लैंग्वेज, ओरिजिनलिटी ऑफ थॉट्स, इन डेप्थ नॉलेज, क्रिटिकल थिंकिंग एक्सप्रेस्ड इन वेल वर्स्ड मैनर, करेक्ट एंड फ्लॉलेस लैंग्वेज, लिटरेरी एक्सप्रेशंस, चॉइस ऑफ एप्रोप्रिएट वोकैबुलरी, एक्यूरेसी ऑफ लैंग्वेज, ये अगर उसमें हो तो वो उसको अच्छा ऐसे समझ के अच्छे मार्क्स देने की पोजीशन में होंगे। एडवाइस उन्होंने कहा है कि रीड ए रेट रिकग्नाइज्ड न्यूज़पेपर्स, अच्छे न्यूज़पेपर्स पढ़ें जो आपको समझ आती हो कि उसके एडिटोरियल पॉलिसी ऐसी है कि वो लैंग्वेज को भी बहुत केयरफुली एडिट करते हैं और टॉपिक्स भी वो लेते हैं जो कि इंटरेस्टिंग भी हों और इम्पॉर्टेंट भी हों। वर्क ऑफ वेल नोन ऑथर्स आप पढ़ते हैं तो यू अंडरस्टैंड हाउ टू राइट वेल। इंटरनेशनल मैगजीन्स मस्ट बी इनकरेज, वो कहते हैं कि इंटरनेशनल मैगजीन्स को भी थोड़ा सा पढ़ा करें।
اب یہ دیکھتے ہیں کہ ٹاپکس جو 2021 کے انگلش پیپر میں آئے ایسے کے پیپر میں. نمبر 1 تھا ڈو ناٹ ویسٹ واٹر ایون اف یو ور ایٹ اے رننگ اسٹریم. Meaning purposive education. COVID-19, a wake-up call for Pakistani researchers. Human inventions move the societies backward. Universal human equality is utopic. Utopia جس طرح کا concept تھا, ایک ideal state تھی جو exist نہیں کرتی. Bureaucracy doldrums. Gender equality a popular slogan. پھر ہے pros and cons of globalization. Intercultural communication is panacea to avoid third world war. I fall upon the thorns of life, I bleed. اب اس میں دیکھیں کہ میجورٹی آف دا ٹاپکس وچ آر کرنٹ. تو بنیادی طریقہ تو اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ آپ اندازہ اپنے قریبی کرنٹ ٹاپکس میں سے کوئی ٹاپک تیار کر لیں. بے شک اگر آپ نے رٹا بھی لگانا ہے اپنا لکھیں, اپنا ایک آرٹیکل لکھیں ود دی ہیلپ آف سورسز جس میں کوٹیشنز ہوں تاکہ یو آر ناٹ پینلائزڈ فار پلیجرزم. وہ سورسز بھی بتائیں, وہ کوٹیشنز بھی بتائیں, وہ کتابیں بھی اس ٹاپک کے حوالے سے پڑھیں اور پھر ایک ایسے ڈیولپ کر لیں. اور اتنا بڑا ایسے لکھ لیں کہ کیونکہ ایگزام کے دوران بعض اوقات امپورٹنٹ جو اسپیکٹ ہے جو پرابلم CSS کے کینڈیڈیٹس کو پیش آتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اس وقت سوچنے کا ٹائم, مطلب یو ہیو ٹو سائملٹینیسلی تھنک اینڈ رائٹ اینڈ آرگنائز. تو وہ تھوڑا سا دقت امیز ہو سکتا ہے. تو اس کے بہتر ہے کہ آپ اپنا لکھا ہوا ہی میمورائز کر لیں. تو اس میں وہ جو ٹائم کا جو آپ فیکٹر آپ سمجھتے ہیں کہ وہ آپ کو نقصان پہنچاتا ہے تو وہ پھر آپ کو نہیں پہنچائے گا. آپ کو یو ول ناٹ ہیو ٹو اسٹاپ یور رائٹنگ فار دا تھاٹس ٹو کم فارورڈ اینڈ اسسٹ یو. تو بہتر یہ کہ یہ ٹاپکس ہی آپ اندازہ لگا لیں کہ کرنٹ ٹاپکس جو ہیں وہ تقریباً ایک دوسرے سے قریب جو ٹاپکس آپ کے ایوری ڈے لائف میں یا انٹرنیشنل سین پہ نظر آتے ہیں تو وہ آپ اس میں سے کوئی ٹاپک پسند کر لیں, 2-3 ٹاپکس بنا لیں اور پھر ان پہ ایسز لکھ لیں, پھر ان کو میمورائز کر لیں اور پھر جب ایگزام میں بیٹھیں اور اس سے سملر جب ٹاپک آتا ہے ایگزام میں تو آپ اس کو ریپروڈیوس کر لیں. تو اس میں میرے خیال میں کوئی ایشو نہیں ہوگا اور وہ زیادہ بہتر طریقہ ہے. وہ جو ٹائم مینجمنٹ پیپر میں اس کا شاید یہ آنسر ہو. Types of essays. Now there are different types of essays. Number 1 is narrative essay. Narrative essay ایسی ہے کہ جیسے کوئی کہانی سناتے ہیں, جیسے ایک پروسیس بتاتے ہیں, ایک نریشن دیتے ہیں کسی ایونٹ کی. تو نیریٹو ایسیز اگر دیکھا جائے تو ٹھیک ہے آ سکتے ہیں, لیکن اس میں اپرچونیٹیز یا پاسبلٹیز, وہ جو آخری والا ٹاپک ہم نے دیکھا تھا یہاں پہ I fall upon the thorns of life, I bleed. مے بی اس کو آپ وہ کر سکتے ہیں, نیریٹو سٹائل میں لکھ سکتے ہیں. بیوروکریسی ڈولڈرمس کو آپ اس طرح لکھ سکتے ہیں کہ آپ ایک ایوالو کریں کہانی جو 1947 سے یا اس سے پہلے سے شروع ہوتی ہے. تو اس طرح کی یا گلوبلائزیشن کی آپ ایوالو کریں کہ how did it start, what prompted it, what were the catalysts which encouraged globalization, IT نے کیا گلوبلائزیشن پہ اثر ڈالا. پھر ہیومن انوینشنس کی بھی آپ کہانی لکھ سکتے ہیں کہ جناب کس طرح انڈسٹریلائزیشنس ہوئیں اور پھر جو ریولوشنز آئے, انڈسٹریل ریولوشن وغیرہ اگر آپ نے پڑھا. ٹائپس آف ایسے میں نے آپ کو بتایا کہ پہلا ہے نیریٹو ایسے, دوسرا ہے ڈسکرپٹیو ایسے. اس میں آپ ڈسکرائب کرتے ہیں, پلیس کو کرتے ہیں, آبجیکٹ کو کرتے ہیں, ایونٹ کو کرتے ہیں, اور ایون مے بی میموری. دی رائٹر مسٹ پینٹ اے پکچر کہ آپ اگر کسی چیز کو ڈسکرائب کر رہے ہیں, فار انسٹنس میں کہوں کہ وزٹ ٹو شوگراں, تو وہ شوگراں کو میں ایسے ڈسکرائب کروں کہ جو میرا ریڈر ہے اس کو وہ نظر آنے لگے. تو اس کو کہتے ہیں ڈسکرپٹیو ایسے, کہ وہ اس کو محسوس ہو. پھر ہے ایکسپوزیٹری ایسے. ان سچ این ایسے a writer presents a balanced study of a topic. To write such an essay, the writer must have real and extensive knowledge about the subject. تو جس پہ بھی آپ لکھیں تو اس میں آپ کو نالج ہونا چاہیے. پھر آخری ہے پرسویسو آرگومنٹیٹیو ایسے, یہ ادھر اوپر ہونا چاہیے تھا. اس میں یہ ہے کہ لاجیکل ایسے, اور میجورٹی آف دا ایسیز اف یو گو بیک ٹو دا ٹاپکس تو آپ کو لگے گا کہ وہ آرگومنٹیٹیو یا پرسویسو ایسیز ہیں. جیسے پہلا ایسے ہے کہ آپ پانی کو ضائع نہ کریں اگر آپ ایون ندی کے کنارے بھی بیٹھے ہیں. تو اس کا آسان طریقہ یہ ہے کہ یو ہیو ٹو گیو آرگیومنٹس. اور جس طرح ہم نے پیراگراف کے کیس میں کہا تھا کہ آپ ایک ٹاپک سینٹنس دیتے ہیں اور پھر اس کے بعد اس کے
आर्ग्यूमेंट्स देते हैं, उन आर्ग्यूमेंट्स को हम कहते हैं सपोर्टिंग सेंटेंसेस या सबऑर्डिनेट सेंटेंसेस। वो उसको स्ट्रेंथन कर देती हैं, वो सेंटेंसेस उसको टॉपिक सेंटेंस को स्ट्रेंथन कर देते हैं और फिर उसी को आप रीस्टेट कर देते हैं इन योर कंक्लूजन। इंस्ट्रक्शंस, ये उनके सीएसएस के जो इंस्ट्रक्शंस हैं, उन्होंने जो सीएसएस का पेपर है इंग्लिश का, उसके ऊपर ये लिखा होता है मेक एन आउटलाइन एंड राइट अ कॉम्प्रिहेंसिव एसे। पहले तो आपने आउटलाइन बनानी है, पहले थोड़ा सा रफ वर्क कर लें। अगर आपने पहले से उसकी प्रैक्टिस की हुई है तो फिर मेरे ख्याल में रफ वर्क की शायद ज़रूरत भी ना पड़े। आउटलाइन बनाएं, 2500 टू 3000 वर्ड्स आप बनाते हैं ऑन एनी वन ऑफ द गिवन टॉपिक्स। वो आपने देखे कि 10 टॉपिक्स हैं, तो उसमें बड़ी इंसान के पास पॉसिबिलिटीज़ हैं कि वो एक दो टॉपिक्स के करीबी एरियाज को पहले से तैयार कर ले। मेक श्योर यू यूज डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ डिस्कोर्स। एक्सपोजिटरी राइटिंग का भी करना है, आर्गुमेंटेटिव का भी करना है, डिस्क्रिप्टिव का भी करना है एंड नैरेटिव का भी करना है, जैसे हम पहले थोड़ी देर पहले डिस्कस कर चुके हैं। Credit will be given for organization, relevance, and clarity. No page space be left blank between the answer. All the blank pages of answer books must be crossed. अगर आपसे कोई आखिरी के पेपर्स वैसे ब्लैंक छोड़ने नहीं चाहिए, सारे ही पेपर्स जो हैं वो शीट्स हैं हमें पूरे करने चाहिए। Introduction. This is the first paragraph of your essay. This is when the writer introduces his topic for the very first time. You can give a very brief synopsis of your essay in the introductory paragraph. Some paragraph writing skills can be of help here. Generally, it is not very long, about 4 to 6 lines. लेकिन हमारे केस में क्योंकि हमने 3000 वर्ड्स का ऐसे लिखना है, तो हमारा इंट्रोडक्शन ऐसे होना चाहिए कि उसमें अगर मैं कहूँ कि जितने पैराग्राफ्स हमने लाने हैं, मतलब पहले एक टॉपिक सेंटेंस नॉट ऑफ द, ये मतलब समझ लें कि जो फर्स्ट पैराग्राफ है, जो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ है, इट इज द टॉपिक सेंटेंस ऑफ योर एसे। ऊपर टाइटल दिया आपने, उसके बाद आपने पहला पैराग्राफ इंट्रोडक्शन वाला शुरू किया। इंट्रोडक्शन का जो पहला सेंटेंस था वो इतना जानदार होना चाहिए, वो इतना कॉम्प्रिहेंसिव होना चाहिए कि जो आपका रीडर है उसको इंटरेस्ट पैदा हो कि वो आपका ऐसे कंप्लीट पढ़े। तो इसके लिए जो चीज़ इस्तेमाल होती है उसको कहते हैं पैल, पोर्च एम लेआउट। इसमें पोर्च इज द एंट्रेंस ऑफ योर हाउस, यानी इट इज द फेस ऑफ योर एसे, कि दैट विल गेट द रीडर और द ऑडियंस इंटरेस्टेड इन एंटरिंग इट और नॉट एंटरिंग इट। वो डिसाइड ही पहले सेंटेंस पे कर लेता है कि मैंने ये ऐसे पढ़ना है या नहीं पढ़ना। एम कि व्हाट डू यू वांट टू प्रूव, और फिर लेआउट एंड हाउ डज योर एसे प्रोसीड, वो प्रोसेस आप लिखते हैं। बॉडी, दिस इज द मेन क्रक्स ऑफ योर एसे। उसमें आसान तरीका ये है कि आपका जो टॉपिक सेंटेंस है उसके बाद जो उसके सपोर्टिंग सेंटेंसेस हैं, अगर आप उसके एक एक सपोर्टिंग सेंटेंसेस फर्ज करें 8 हैं, तो आप एक एक सपोर्टिंग सेंटेंस को एक एक बॉडी के पैराग्राफ का टॉपिक सेंटेंस बनाते जाएं, तो उस तरह आप वो तमाम क्वेश्चंस को आंसर कर चुके होंगे जो आपने शुरू में पूछे थे या क्लेम किए थे। फिर उसके बाद आप कंक्लूजन देते हैं। कंक्लूजन इज द रीस्टेटमेंट ऑफ द opening paragraph or of the introductory paragraph. It should not copy the exact words which you had promised or you had included in the first paragraph of introduction, but it should convey the same message कि जो मैंने इंट्रोडक्शन में वादा किया था कि ये चीज़ मैंने साबित करनी है, तो ये जो दरमियान में बॉडी में जितने पैराग्राफ्स हैं इसमें मैंने आर्गूमेंट्स दे दिए, फैक्ट्स दे दिए, फिगर दे दिए, कोटेशंस दे दी, तो अब ये जो कंक्लूडिंग है ये साबित करता है कि वो जिस तरह कहते हैं कि बस साबित हुआ। थैंक यू।